करेंगे वक्फ कानून पर छिड़े सियासी और मजहबी संग्राम की। जब से वक्फ बिल ने कानून का रूप लिया तब से सबसे ज्यादा बवाल ममता के राज पश्चिम बंगाल में हो रहा है। सड़क पर आगजनी, तोड़फोड़, बवाल का सिलसिला जारी और तो और ये दावा ये किया जा रहा है कि इस आग में खुद बंगाल के मंत्री भी घी डालने का काम कर रहे हैं। जब डिटेल में आगे हम आपको ये बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अभी बात सड़क पर हो रहे उपद्रव की करते हैं। बंगाल पिछले 8 अप्रैल से देखिए सुलग रहा है। तब से लेकर हर बीतते दिन के साथ यहाँ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और आज भी जुमे के दिन वहां पर फसाद के पूरे चांस हैं। और दूसरी तरफ देश के कई मौलाना अपने भड़काऊ बोल से बाज नहीं आ रहे। वो भी लोगों को उकसाकर सड़क पर उतारने की पूरी साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर दीदी के बंगाल में वक्फ पर हिंसा क्यों? इस पर हमारे मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त जो आ रही से जुड़ी हुई। दीवान सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन किया है। वहीं ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है, यानी कि इसका इंतजार किया जा रहा था। अजमेर दरगाह से उठी सियासी सुनामी, सरवर चिश्ती का राष्ट्रपति और दरगाह दीवान पर बड़ा हमला। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ प्रदर्शन को लेकर बंगाल से बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों के साथ बंगाल के मंत्री नजर आए। मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने प्रदर्शनकारियों की तारीफ की। सीएम ममता बनर्जी का नाम लेकर तारीफ की। जब आप ये सुनेंगे पूरी बाइट, जिसे बीजेपी ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, और कहा जा रहा है इसमें कि जो प्रदर्शन किया गया इससे ममता बनर्जी खुश है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये वीडियो जारी किया है उनका, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন এসেছিল করে এসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। तो सुना आपने। देखिए जो उस भाषा में कहा जा रहा है कि बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो समझ में आता है उसमें ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन आया था जिसमें ये कहा गया है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट है। जरा सोचिए कि जो हिंसा हो रही है उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट है, इसका क्या मतलब निकलता है? बंगाल में 3 दिनों से प्रदर्शन का दौर जारी है। वहां पर काफी बवाल हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून बनने के बाद देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लिए ये लोग वक्फ कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। ये बिल हम नहीं चाहते, हमारे बारे में कुछ नहीं आए। ये जो आइन किया है ये हम लोगों को ठकाया है। हम लोगों को झूठ कह के हमारे जमीन को हड़प करने का एक तरीका साजिश है। हमारा जो जमीन है वक्त का हम जो मस्जिद में दिया, हमारा जो जमीन मस्जिद में दिया वो तो वक्त करके दिया, वो हर आदमी का है। तो वो सरकार सरकार का आपस में ले लेंगे तो कब बताएंगे जब यहाँ पर नमाज नहीं चलेगा तो हमको मानना पड़ेगा। तो कोलकाता में इस कानून के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ एक बस को घेर लिया। इस बस पर भगवा झंडा लगा था जिसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में उतार दिया। जिसका वीडियो आने के बाद अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। शुवेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि पर भगवा झंडे का अपमान चौंकाने वाला है। क्या यही वो सहिष्णुता है जिसके लिए स्वामी जी खड़े थे? पुलिस खामोश रही। ममता सरकार की निगरानी में ऐसे कृत्य बेधड़क हो रहे हैं। तो वहीं कोना एक्सप्रेस वे पर वक्फ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों ने एक कार में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वाले लोगों का आरोप है कि कार के मालिक के गार्डों ने ओवरटेक करने के लिए उन पर बंदूक तानी, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वक्फ कानून आने के बाद देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानून वापस होने तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुबह की सबसे पहली डिबेट में एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में है।
स्वागत है सर आपका। एसके दत्ता है राजनीतिक विश्लेषक। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जुड़े हुए धर्मगुरु हैं, स्वागत है सर आपका भी। और इसके अलावा हमारे साथ बादल देवनाथ है राजनीतिक विश्लेषक। सर स्वागत है। हाजी नाजिम खान जी है, नेता है पीस पार्टी के। नाजिम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फाजिल अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी फाजिल साहब बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बादल देवनाथ जी आपके पास ही मैं आऊंगी। आपने सुना होगा जो अभी हमने वीडियो दिखाया जिसमें साफ साफ ये बंगाल सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि सीएमओ से फोन आया था, बहुत संतुष्ट है ये सब देख करके। क्या मतलब निकलता है इसका? आपने सिद्दीकुल्ला चौधरी को पूछा है ये वो जो मंच पे जो बोल रहा है ये सच है कि नहीं है? तो मतलब बंगाल सरकार के मंत्री सच नहीं बोलते? ममता दीदी को एक बार भी पूछना चाहिए। आपका टीवी क्या है, इतने जिम्मेदार पद पर है, वो मंत्री पद पर है, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इस पर आप सवाल उठाए तो एक्शन लीजिए उनके ऊपर। दीदी आप संतुष्ट है कि नहीं, ये पहले आपको पूछना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने मंच पर कुछ कह दिया, उसके ऊपर एक डिबेट हो जाएगा, तो उसके ऊपर एक्शन होगा क्या? अगर झूठ बोला सीएमओ का नाम लेकर के, मुख्यमंत्री का नाम लेकर, तो एक्शन होगा? सुनना चाहिए आपको, सुनना चाहिए। बोलिए ना। सुनना चाहिए। लोगों का जो डिमांड है जी, एक वाकफ बिल लेके वो आइन पास हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार को ये वाकफ संपत्ति दूसरे का संपत्ति सरकार लेके क्या करेंगे? ये जो लोगों ने जो किसने कहा कि सरकार ले लेगी संपत्ति? फिर आप भ्रम फैलाने का काम करें। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ बादल देवनाथ जी, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा को देखकर संतुष्ट है जैसा कि दावा उनके मंत्री कर रहे हैं? आप पहले बता दीजिए सरकार का काम क्या है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ममता बनर्जी हिंसा देखकर संतुष्ट है? देश के लोगों के लिए एक बार सुनवा देती हूँ बादल देवनाथ, बात को तो मत घुमाइए, एक बार हम अगर सुनवा पाए वो वाली बात जी सुनिए पहले। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল এক্ষুনি, এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল এক্ষুনি, এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। बादल देवनाथ जी, मुख्यमंत्री संतुष्ट है हिंसा देखकर? मैडम इन्होंने बांग्ला में जो कहा आपको पहले समझना चाहिए। मुझे बांग्ला समझ में आता है बादल देवनाथ जी, बहुत अच्छे से समझ में आता है, बोलती भी बहुत अच्छा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में आया। सुनिए मुझे बिल्कुल समझ में आया कि सीएमओ दफ्तर से फोन आया है, वो बहुत संतुष्ट है। इस कोई भी बता देगा, बांग्ला क्या हिंदी समझने वाला बता देगा। आप क्या समझा? मुख्यमंत्री दफ्तर से फोन आया, कुछ कोई व्यक्ति ने बताया, वो मुख्यमंत्री संतुष्ट है। हाँ, वो व्यक्ति कौन है? सीएमओ में कौन काम करता है? मतलब सीएमओ में कोई कुछ बोल रहा है, उस पे कोई नहीं। बंगाल सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बस आप सच बोल रहे हैं। अच्छा संतुष्ट है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए ममता दीदी संतुष्ट हो गया, गुड, आपका प्रॉब्लम अच्छी बात है, स्वीकार किया। आपका दिक्कत क्या है? कैसे दिक्कत नहीं है? किसको? एक राज्य की सरकार राज्य में हिंसा फैलाने वालों को देखकर संतुष्ट है, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? आप ये पूछ रहे हैं? पूरे देश में कर सकता है। और आप मुख्यमंत्री क्या बात करते बादल देवनाथ जी, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री संतुष्ट है, इससे क्या दिक्कत होगी? आपका दिक्कत क्या है आप बताइए तो। कैसे दिक्कत नहीं होगी? देश को लोग जलाएंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे, हिंसा फैलाएंगे, जान लेने की बात करेंगे, और आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री संतुष्ट है और कोई बात नहीं इस पर। कुछ बोल दिया तो आप इसको लेकर एसएन सिंह जी क्या जवाब दें? श्वेता जी नाम देवनाथ और बात गुंडानाथ। अरे गुंडानाथ से पूछिए कि हर समय केवल हिंदुओं पे ही अत्याचार क्यों होता है? एक बिल अगर आता है उसका विरोध करना है तो देश में बहुत सारी प्रदेश हैं और तो कहीं इस तरह का विरोध नहीं हो रहा। विरोध भी करना है तो हिंसा वाला विरोध करना है, किस तरह का विरोध करना है और वो भी किसके इशारे पर करना है? इनकी मुख्यमंत्री श्वेता जी साफ शब्दों में कहीं कि हम भारत के कानून को नहीं मानते, हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। तो गुंडानाथ जी को ये बताइए, और ये कह रही है कि हिंसा देखकर हम संतुष्ट हैं, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है? एक निरंकुश सरकार चल रही है जहां पे जो निहत्थे लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन इनको एक बात बताइए, भारत की भूमि पर भगवा पर को मिटाने के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, वो भगवा समाप्त हुआ क्या? भारत समाप्त हुआ क्या? यहाँ पर तो इसकी बात ही नहीं है, यहाँ तो संवैधानिक तरीके से पास हुए कानून की बात है। एक चीज कहूंगा, चलिए मान लीजिए कानून आ गया, उस कानून का विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार किस तरह का है कि हिंदुओं का घर जला दीजिए, जहां शंकर भगवान की मूर्ति जिस गाड़ी में लगी हो, दुर्गा जी की मूर्ति, उसको जला दीजिए। और एक बार नहीं होता है, आप बार बार देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की जमीन ऐसी हो गई है
कि वहां पे दुर्गा पूजा के समय में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो जाएगा, वहां जब चुनाव होगा तो भी हिंदुओं के ही घर जलाए जाएंगे, सरस्वती पूजन होगा तो भी हिंदुओं के घर जलाए जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ये गुंडाराज की जो सरकार है, ये जो गुंडे मुख्यमंत्री है, वो पूरे प्रदेश को जलाना चाहती है। एसएन सिंह जी, मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसी बात करते हैं, पूरे भारत के लोगों में आक्रोश है, बिल्कुल सही है, लेकिन आक्रोश के नाम पर हिंसा फैलाना, संसद में बना हुआ एक कानून, फाजिल अहमद साहब, मंत्री कहते हैं हम इसको नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? फाजिल अहमद साहब, के भारत के कानून को कैसे नहीं मानेंगे आप? फाजिल अहमद साहब, कानून को आप असंवैधानिक कह रहे हैं, विरोध के नाम पर देश को हिंसा की आग में झोंकना ये संवैधानिक है, ये सही है? विरोध के नाम पर गुंडागर्दी जायज है? श्वेता जी, रामनवमी के दिन महाराष्ट्र के सड़कों पर डीजे से मां बहन की गालियां बजाई गई। किस धर्म के लोगों को यह शोभा देता है? किसी को नहीं, जो करे वो गलत है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई करे, और अगर ये साबित होता है, ये तो आपकी कही हुई बात है। हाँ, तो इसके बाद सुन लीजिए, 3 महीना ये लोग पार्लियामेंट बंद किए रहे यूपीए 2 में। 1 मिनट भाई साहब, मेरा सवाल आपसे है, जो हिंसा जिस तरह की देखी जा रही है वो जायज है आपके हिसाब से? संवैधानिक अधिकार है, किसी भी, देखिए कृषि बिल इन लोगों ने वापस लिया, ड्राइवरों का बिल वापस लिया, संवैधानिक अधिकार में और 3-4 बिल वापस लिए, कहाँ पे है? और 2 बिल इनका जो चंदा लेते थे। फाजिल जी, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ, आप बताइए ना कि कानून असंवैधानिक है, देश जलाना संवैधानिक है क्या? नहीं, देश तो ये भाजपा के लोग जलाते हैं, इनका तो नाम अच्छा, है पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, मुख्यमंत्री कहती है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ देख करके कितनी हिंसा हो रही है, ये बीजेपी करवा रही है। विचार मंच नहीं है, दाढ़ी टोपी को अभी एसएन सिंह को टोपी लगा दिए तो मुसलमान हो जाएंगे। अभी एसएन सिंह को टोपी लगा दीजिए तो ये मुसलमान हो जाएंगे, आई जाके बस जलाएंगे, लोग समझेंगे कि मुसलमान बस जला रहा है। ठीक है, इनकी वाणी बंद हो जा रही है कहने पे कि हमारी दीदी, आपकी दीदी। भारत जलाओ पार्टी इस देश में हमेशा दंगा का इतिहास रहा है। भारत जलाओ पार्टी नाम हो गया उसका, क्योंकि मुसलमान, इसका नाम है भारत जलाओ पार्टी। एसके दत्ता साहब, हमने पश्चिम बंगाल में पहले भी देखा है, शोभा यात्रा निकालनी हो तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है, पश्चिम बंगाल की सरकार इजाजत नहीं देती। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसका रवैया हमने पहले कई दफे देखा है कि सवालों के घेरे में रहा है जब बात हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई हो। और अब जरा देखिए, वहां की मुख्यमंत्री कहती है कि मैं बहुत खुश हूं। आप जरा सोचिए, एक चुनी हुई सरकार का जो लीड कर रही है वो शीर्ष नेता एक राज्य की ये कहती हैं अपने राज्य में हिंसा देखकर कि मैं संतुष्ट हूं। क्या मतलब इसका लगाया जाए? देखिए, प्रदर्शन करना सबके निजी अधिकार में है और निजी हक में है, पर प्रदर्शन का मतलब ये नहीं कि दंगा फसाद करवा, बिल्कुल दंगा फसाद करो या फिर दूसरे के धर्म पे ठेस पहुंचाओ, किसी धर्म के भगवा झंडा को उतार के अपमानित करो, ये नामुमकिन है। बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही? ये इसलिए हो रहा है जब वहां के प्रशासन अगर पूरा श्रेय दे सारी चीजों का, तो नेचुरल है कि इस तरह की चीजें होगा। अब हाल फिलहाल आप देखिएगा, टीचर की नियुक्ति वाला जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज माना है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को, उसको बाकायदा मुख्यमंत्री कहती है कि मुझे मंजूर नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और मैं लागू नहीं करूंगी। इसके बाद संसद में एक बिल पास होता है, अपनी इच्छा चल रही है, ये कानून मैं लागू करूंगी, ये कानून मैं लागू नहीं होने दूंगी। क्या पश्चिम बंगाल देश से अलग है क्या कि वहां? मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि संसद से एक ध्वनि मत से एक बिल पास किया जाता है, वक्फ बिल। अब ये तो पूरे देश में लागू होगा क्योंकि भारत के संविधान पूरे देश में लागू होता है, पश्चिम बंगाल में भी लागू होता है। पश्चिम बंगाल कोई अलग राज्य नहीं है या फिर अलग देश नहीं है। किसी भी कानून में संशोधन तो पहले भी होते रहे हैं, खुद वक्फ संशोधन कानून में पहले संशोधन हुए हैं 1995 में, 2013 में, तब तो सब सही था। अब जब संशोधन हुआ तो आपको लगता है क्योंकि ठेकेदारी खत्म हो जाएगी तो ये असंवैधानिक है। नाजिम खान साहब, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, अगर किसी बात से विरोध है तो विरोध दर्ज करवाइए, लेकिन विरोध के नाम पर क्या गुंडागर्दी को आप जायज ठहराएंगे? विरोध के नाम पर देश को शाहीन बाग बना देने की धमकी को आप सही बोलेंगे? हाँ श्वेता जी, देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आज जुमे की नमाज है तो किसी भी अफवाह पे ध्यान मत देना। यह मुल्क आपका अपना है
इस मुल्क की सौहार्द बनाने की आप लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए आएंगे, उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान ही हम लोगों को परमिशन देता है कि इस मुल्क के अंदर किस तरीके से रहना और किस तरीके से इस मुल्क की सौहार्द बनानी है। अब देखिए, अब आ जाता हूं मैं आपके बात सवाल पर। देखिए, जिस तरीके का यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया हुई, लोकसभा राज्यसभा में जो पास हुआ, अब फिर देखिए, अब हम लोगों का भी एक संवैधानिक अधिकार है। हम लोग इस संशोधन से खुश नहीं थे, इसलिए हम देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का केस चला था। वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था। वही सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर भी वक्त संशोधन बिल को लेकर हम अब सुप्रीम कोर्ट गए और देखिए, हम लोगों की निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि किस तरीके के वहां सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर आपको आपत्ति है किसी बात को लेकर, आप विरोध दर्ज करवाएं, आप कोर्ट जाएं, लेकिन आप देश को जला देंगे, ये तो सही नहीं है। आप ये धमकी देंगे कि हम जान ले लेंगे। हाँ श्वेता जी, देखिए, अगर कोई इस तरीके की धमकी देता तो देखिए गलत है, और मैं तो अपने भारतवासियों से ये कहूंगा कि ऐसी धमकी पर बिल्कुल ध्यान न दे। अच्छी बात कह रहे हैं आप। अजय गौतम जी धर्मगुरु हैं। श्वेता जी 10 सेकंड हो, ठीक है, 10 सेकंड हो। श्वेता जी देखिए, जब यहाँ पर अगर कोई भी अगर फेस्टिवल होता है, रामनवमी का हो या अभी कोई सा भी हो, अभी आपने देखा होगा गाजी सलार के मजार पर किस तरीके से झंडे फहराए गए थे, किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करी गई। तो देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, तो मैं इनसे अपील करूंगा कि ऐसे संगठनों पर तुरंत बैन लगाया जाए। अजय गौतम जी, तस्वीरें जो कलकत्ता से सामने आई उसमें आपने देखा कि भगवा झंडा को उतार दिया गया। भगवा झंडे को उतारते हुए नजर आ रहे हैं लोग। मतलब देश का माहौल खराब करने की कोशिश लगातार वहां से हो रही है। पूरे देश में अगर वक्फ कानून बनने के बाद सबसे ज्यादा हिंसा कहीं हुई है तो पश्चिम बंगाल में है, और हमने पहले भी देखा है कि वहां कैसी स्थिति रही है और मुख्यमंत्री इसको शह दे रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इसको मैं कहूंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद हिंदू धर्म के खिलाफ। ये पश्चिम बंगाल की हकीकत है। जहां रामनवमी का जुलूस हो या दुर्गा विसर्जन हो, आपको उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप कुछ भी असहमति जताते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हार जाते हैं, तो वहां के जो पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता है, हिंदू महिलाओं को घर से खींच के बलात्कार करते हैं। कार्तिक घोष जैसे बुजुर्ग की हड्डी के 70 टुकड़े वहां पर मिलते हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है उसे मैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद मानता हूँ। लेकिन इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस क्रिया की अगर हिंदुओं ने भी इसी तरीके से प्रतिक्रिया दी तो मान के चलिए ये सब बातें मत कीजिए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि देश में शांति और सौहार्द बना रहे। मैंने अपना पक्ष रखा है, मैंने अपना पक्ष रखा है कि हिंसा की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। देश सबका है और सबको देश में शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। जय गौतम जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये नहीं कहा कि करेंगे, मैंने ये नहीं कहा करेंगे। मैं किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करता, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री कर रही है कि संतुष्टि उनको है हिंसा देकर, वो भी गलत है। इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ठीक है, उससे पहले कोलकाता में कुछ प्रदर्शनकारी और मौलानाओं के जो बयान आए हैं, सरवो हुसैन सिंह जी, वो सुनवाते फिर सवाल उनसे करते हैं। सुनिए कैसे वक्फ कानून को लेकर वो मरने मारने तक को तैयार हैं। पार्लियामेंट में 232 मेंबर पार्लियामेंट ने की है और हम लोगों ने शुरू से मुखालफत की है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि इस बिल को वापस लिया जाए और इंशाअल्लाह कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, काला कानून वापस लो। बहुत जबरदस्त लिखा है, किसी ने कहा हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे, इंसाफ की लड़ाई अभी और लड़ेंगे, कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम। देवनाथ साहब, पार्लियामेंट हिला देंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मरने मारने को तैयार हैं।
आखिर बाकी जगहों पर भी तो प्रदर्शन हो रहे हैं, कल भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इसलिए कि सरकार का शह वहां पर, सरकार का हाथ है इनके ऊपर। हाथ जोड़ करके मैं 1 मिनट टाइम मांग रहा हूं आपसे, इसमें मत रोकिए। ये जो आपने एक गाड़ी बांस के ऊपर से जो भगवा झंडा जो फूल रहा है, कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है, कलकत्ता के अंदर कोई भी प्रोग्राम, कोई बास से लेके ट्रक से लेके जो लोग रामनवमी दिन आया, टीएमसी का प्रोग्राम हो और किसी का शोभा यात्रा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का शोभा यात्रा हो, वो फ्लैग बास से खुलना पड़ता है। और कोलकाता को क्लीन रखने के लिए आपको कोलकाता कॉर्पोरेशन का जो कोर्डिनेट का वर्कर्स है और कर्मी है और उस पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उनको कोलकाता को 1 हफ्ते के अंदर आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये रूल्स है, सब पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा का भगवा का कोई झंडा है, कोई जोर जबरदस्ती वहां से बास से खुल रहा है। ये बास है, बास से क्यों खुल रहा है? बास से सब पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक बास से जाते हैं। क्या बोल रहे हैं श्वेता जी? गोल एक छोटा सा सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। पिछले 15 साल में आप बता दीजिए, जितने दंगे हुए हैं उसमें हमेशा क्यों हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, क्यों भगवा ध्वज जलाया जाता है, क्यों भारत मुर्दाबाद का नारा दिया जाता है? पहली बात। दूसरी बात, आज मैं देवनाथ जी एक चीज क्लियर करके जाइएगा, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जब ये कहती है कि भारत के संसद में बने हुए कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, तो वो क्या स्पष्ट करना चाह रही है कि भारत के संविधान को नहीं मानती है? उत्तर प्रदेश जोगी जी, आप देवनाथ जी इसको क्लियर करके जाइए। उत्तर प्रदेश की चर्चा मत करिए। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुस्लिम है, वहां से दूसरे मुस्लिम है, 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ के तकरीबन मुसलमान है पश्चिम बंगाल में, 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में भाईचारे के साथ मैंने 2 सवाल आपसे पूछा। 15 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए, हमेशा हिंदुओं के घर क्यों जलाए जाते हैं, हमेशा हिंदुओं की हत्या क्यों होते हैं, हमेशा हिंदू भाइयों के ही आबरू क्यों लूटे जाते हैं, क्यों भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है, क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है, जब मुख्यमंत्री वैधानिक कुर्सी पर बैठी हुई है, संसद के कानून को श्वेता जी कहती है हम पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। क्या बाबा साहब का संविधान पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा? देवनाथ जी इसको स्पष्ट। देवनाथ जी मुझे एक बात बताइए, देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी इस बात की आशंका थी कि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन होंगे, वहां की राज्य सरकारों ने तैयारियां की ताकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो सके, और हो भी रहा है। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में आपने हिंसा देखी, कोलकाता में जब सबसे पहले प्रदर्शन हुआ था वहां भी ऐसी बातें की गई, कल भी हमने देखा। मतलब यहाँ राज्य सरकार ने कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए, राज्य सरकार खुश हो रही है कि हिंसा हो। आपको दिमाग खराब हो जाएगा। एक दिन एक शब्द कहते हैं, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, इन लोगों का भड़का हुआ है। देवनाथ जी पूछने का कोई जवाब कुछ आंसर नहीं बोले। देवनाथ जी मैं आपसे ठीक है अंग्रेजों का जुल्म नहीं चल पाया। आप जाके ममता बनर्जी को बता दीजिए, बहुत दिन नहीं बचे हैं, अब ममता बनर्जी के जुल्म का इंतहा खत्म हो गया है, अब समाप्त होने वाला है, जुल्म चलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं। जाके देवनाथ जी बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है जब नाव डूब रही है ना, ये जो त्राईमाम आपके तरफ से हो रहा है, ये अंतिम पुकार आपकी फाजिल जी लगातार आपकी तरफ से, आप जब भी डिबेट पर आए, ठीक है फाजिल जी के पास आती हूँ। फाजिल जी जब भी आप डिबेट पर आए हैं, वक्फ कानून जब से पास हुआ, हमेशा आपने यही बोला है कि गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, असंवैधानिक है। मानते हैं, विरोध करने का हक सबको है। गृह मंत्री ने खुद सदन के अंदर ये कहा कि जिसको भी आपत्ति है वो विरोध दर्ज करवाए, अदालत जाए। लेकिन वो तो मैं रोज पूछती हूँ, बता नहीं पाते फाजिल जी। लेकिन आप इसको जायज मानते हैं? देश में जब जलाने की बात होती है, जान लेने की बात होती है, सड़कों पर उतरकर शाहीन बाग देश को बना देने की बात होती है, ये सब आपको जायज लगता है, आपको अच्छा लगता है? यही चाहते थे आप कि देश का माहौल ऐसा हो जाए, हिंसा हो? श्वेता जी, भगवा झंडा कोई राष्ट्रीय झंडा नहीं है कि उसके उतार देने से इतना इनको तकलीफ होने लगी है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। अच्छा, भगवा झंडे का सम्मान नहीं है तो उतारिए भी मत, रहने दीजिए, आप सम्मान मत कीजिए। नहीं, ये लोग भगवा को अपना क्यों मानते? भगवा तो सबका है ना, भगवा मत कीजिए सम्मान, लेकिन उतारने का तो नहीं मिल जाता ना आपको। अच्छा ठीक है फाजिल जी, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, फाजिल जी मेरा सवाल आपसे ये था, आपको अच्छा लग रहा है जो हो रहा है? सही मानते हैं आप इसको? हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है देवनाथ सर चुप रहिए, आप थोड़ी देर चुप रहिए। फाजिल जी आप बोलिए। मतलब है देश में भगवे का सम्मान नहीं है। फाजिल जी आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, हमको तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सरकार ने 30 करोड़ लोगों की बातों को नहीं सुना।
तमाम अमेंडमेंट दिए गए, इतनी लंबी बहस चली पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, चुनी हुई सरकार, मेरी बात सुनिए, चुनी हुई सरकार को ये हक है, संविधान की आप बात करते हैं, संविधान के हिसाब से कि वो कानून में संशोधन करे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संशोधन हुआ। चंदा लेने का बिल पास कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। चंदा खा गए बीफ कंपनियों से, सरकार ने किया है। श्वेता जी पूछिए, मैं सरकार ने ही पैसे अमेरिका से पैसा लेके वोट बदलने, मैंने ये कई बार पूछा, कई बार पूछा। फाजिल जी बताइए ना, आपको किस बात का अंदेशा है? ठीक है सर, पूछने दीजिए मुझे, कानून को नहीं मानते, किस आपको प्रावधान से दिक्कत है, किस क्लॉज से दिक्कत है बताइए। मैं रोज ही पूछती हूँ, आप बता नहीं पाते। पूरे दो दिन तक पार्लियामेंट में इतने सांसदों ने सुझाव रखे, एक भी सरकार ने माना। जेपीसी की बैठकों में भी सुझाव रखे गए, सुझावों को शामिल भी किया गया। दरअसल ये माई सरकार ने पार्टी को पता ही नहीं है, बैंड बाजा पार्टी को श्वेता जी पता ही नहीं कि बैंड बाजा बजाना किस लिए। जिसके समस्या है जो शादियों में बैंड बाजा बजाते हैं उनको पता होता है, इनसे पूछिए बैंड बाजा किस लिए बजा रहे हैं, बस ऐसे ही बैंड बाजा बजा रहा हूँ, तो ऐसे बैंड बाजा बजाने से नहीं होगा ना। देश संविधान से चल रहा है और संविधान ने सुपर पावर दे रखा है पार्लियामेंट को। इसके दत्ता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके फाजिल जी आपके पास भी जवाब नहीं है, फाजिल जी आपके पास जवाब नहीं है कि किस बात से आपको दिक्कत है। इसके दत्ता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए दत्ता साहब। देखिए, यहाँ पे दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बाकायदा उल्लंघन किया है मुख्यमंत्री ने, और उसके साथ साथ वक्फ बिल का भी उल्लंघन कह रही है कि हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि अब समय आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जिस तरह से विरोध किया है, आप केंद्रीय सरकार को आदेश देना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगे। और मेरा गुजारिश रहेगा केंद्रीय सरकार से कि बहुत हो चुका है, अब समय आ गया है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि उसके बिना उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं क्यों नाज़िम साहब आपसे जवाब लूंगी, पहले आप भी सुनिए जरा जो मैं सुनवाने जा रही हूँ। अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, केंद्र सरकार या तो वक्फ कानून वापस ले या फिर देश का मुसलमान सड़क पर उतरेगा। यही नहीं, नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर उन्होंने अजमेर दरगाह दीवान को सरकार का चापलूस कह दिया। क्या हो गया, राष्ट्रपति कोई खुदा थोड़ी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी हमें इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट जाने की, आंदोलन करने की। मुस्लिम पर्सन लॉ डिसाइड करेगी, वी आर विद मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, दैट्स ऑल। शेरवानी उतारने का वक्त आ गया, तो इसका मतलब ये जब आंदोलन आदमी करता है तो सीने चढ़ा के करता है। इस सरकार का एक शुक्रिया तो हम अदा करेंगे कि हमें आंदोलन करना सिखा दिया, डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के। जो कौम सोई हुई थी 75 साल से, उसे जागने का मौका फराहम किया। मतलब ये कि जो 11 साल से जुल्म करते आ रहे थे ना, ये आखिरी कीले, लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, मुसलमान सड़कों पे होगा। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटागा, जो हमारा आईनी हक है, और उसके बाद नहीं होता है जो डेमोक्रेसी राइट देती है कॉन्स्टिट्यूशन, विल बी ऑन द रोड। अरे वो कुछ भी नहीं है, ही इज नथिंग। वो और उसका बाप तो हमेशा चापलूसी करता है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, सरकार के आदमी है, तो सरकार की बोलेंगे। हम अल्लाह और उसके रसूल के आदमी है, गरीब नवाज के खानदान से, तो गरीब नवाज की बात करेंगे। अरे दलाल से भी बड़ा दलाल मानते, माँ दलाल मानते। तो जरा सुनिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। राष्ट्रपति खुदा नहीं है, लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा। मतलब आप संविधान का हवाला देते हैं, उसी संविधान के हिसाब से जो कानून पास किया जाता है बनता है, उसके लिए आप कहते हैं कि राष्ट्रपति को हम नहीं मानेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। नाजिम जी, यही तरीका है क्या विरोध जताने का? क्या आपको नहीं लगता क्योंकि मुसलमान खुद बटे हुए हैं, आधे से ज्यादा मुसलमान कानून के पक्ष में है और इसी बात से दिक्कत है? हाँ श्वेता जी, देखिए आधे से नहीं, मैं कहता हूँ 10% जो मुसलमान हैं जो फेवर कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, अब वो अपने आप को बचाने के लिए इसलिए वो समर्थन। मुझे तो लगता है जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं। और सुन तो लीजिए श्वेता जी, देखिए जो विरोध करना, देखिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, संविधान हम लोगों को इस चीज की परमिशन देता है। अगर हम लोग अगर सड़कों पे नहीं आते तो आज ब्रिटिश हुकूमत भारत से नहीं जाती, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए हम लोग सड़कों पर। अरे सुन लीजिए हम सब एकजुट। ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, अरे भाई आप लोगों को बड़ी दिक्कत। ठीक है, इसके दत्ता साहब उनको उनकी बात पूरी कर दीजिए। अजय जी आती हूँ, मैं आपके पास ही आऊंगी, बात पूरी कीजिए। हाँ श्वेता जी, देखिए हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सड़कों पर आए थे, तभी ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर भागे थे, और आज वही अधिकार हम लोगों को संविधान दे रहा। हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात मतलब किसी कानून को जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनाया गया, उसकी तुलना आप कैसे ब्रिटिश
उससे कर सकते हैं। तो कृषि कानून भी हाँ सुन तो लीजिए, देखिए मैंने ब्रिटिश हुकूमत का नाम इसलिए लिया, मुझे पता थी कि अगर मैं ब्रिटिश हुकूमत का नाम लूंगा तो ब्रिटिश हुकूमत के जो माफी वीर थे वो बीच में आएंगे। छोटा सा सवाल पूछिए नाजिम जी, मैं तो बहुत आसान, सबसे बड़े नेता हैं वो वक्त की जमीन पर होटल बना रखे हैं, वो जायज है कि नहीं? इनसे एक सवाल पूछिए। इनके पार्टी के जो सुपर लीडर है वो कहते हैं 70% जमीनों का कागज है कि नहीं? तो जिन जमीनों का कागज नहीं है वो भूमाफिया बन के क्यों अरे नाजिम खान जी आप ही मुझे बता दीजिए, हक मारने का अधिकार कौन दिया? एसएन सिंह जी मैं आऊंगी। नाजिम खान जी, अतीक की बात कर लीजिए, मुख्तार की बात कर लीजिए, ऐसे जितने भी माफिया थे सबने वक्त की जमीनों को कब्जा कर रखा हुआ है। ओवैसी जी के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते रहे। ऐसे न जाने कितने भी डिस्प्यूटेड मामले सामने आए, जहां एक होटल भी बना करोड़ों किराया जा रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं। क्या पारदर्शिता पसंद नहीं है? हाँ देखिए नाजिम खान, किस बात से दिक्कत है आप ही बता दीजिए मुझे। फाजिल जी तो नहीं बता पाए किस क्लॉज से आपको? श्वेता जी देखिए मैं इसका पूरा आपको बताऊंगा। देखिए जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, जिस तरीके से कहा जाता है कि गरीब मुसलमानों के हित के लिए ये वक्फ संशोधन करा गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करा, सिर्फ 3 फायदे जो इस बिल के माध्यम से मुसलमान को होंगे, गरीब मुसलमान को, वो फायदे हम लोगों को पता चलने चाहिए। 3 फायदे बिल्कुल पता चलेगा। आप कानून लागू हुआ है, जांच शुरू हो गई है। अजय गौतम श्वेता जी बात पूरी होने दीजिए, श्वेता जी बात पूरी होने दीजिए। जब नाजिम जी इतना वक्त नहीं है, की जमीन की बात होती है तो यहाँ पर आसाम की जमीनों की भी बात होनी चाहिए, बाकी भी जमीनों की बात होनी चाहिए। अजय गौतम जी, हमेशा से कुछ विपक्षी पार्टियों ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत माफियाओं पर एक्शन का विरोध किया। अब वक्फ संशोधन कानून जब लागू हो गया है इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि देखिए मुस्लिम धन भी बटा हुआ है, बहुत से मुस्लिम है जो सपोर्ट करते हुए नजर आए, हमने देखा लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ेगी। गरीब मुसलमानों की जिंदगी बेहतर होने के नाम पर जैसे ठेकेदारी चलती रही वो खत्म होगा। इसी बात से पेट में दर्द हो रहा है इनको। देखिए इन्हें यही नहीं पता कि वक्फ कानून के अंदर जो मुसलमानों की जमीनें छीनी गई या हिंदुओं की जमीनें छीनी गई, उन्हें सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स मिला है कि वो सिविल कोर्ट में सीपीसी में न्यायालय में जाके सबूतों के आधार पर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। ये सबके लिए लागू है, गरीब मुसलमानों की जमीन हो या पसमंदा की जमीनें हो, उन्हें सिविल राइट्स मिलेंगे। ये सब बहुत पहले से हम दिखाते आ रहे हैं कि कहाँ डिस्प्यूट है, उस पर बात करेंगे तो डिबेट का वक्त खत्म हो जाएगा। अजय जी बात पूरी करें। नहीं, दूसरी बात ये, फाजिल साहब यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि भगवा झंडा है तो उतार दिया तो क्या हो गया? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। भगवा झंडा इस देश की आन बान शान है, सनातनी हिंदू धर्म की जो है वो हमारा सिरमौर है, और आप कहते हैं उतार दिया, उसका अपमान कर दिया तो क्या हो गया? और ये सरवर चिश्ती जैसे लोग सुन ले, सरवर चिश्ती जैसे लोग जिस दिन सड़क पर उतरेंगे ना, उस दिन इस देश का लॉ एंड ऑर्डर इन्हें बता देगा कि इस देश के शहरी के इस देश में आतंकवाद फैलाने वालों से हमारे देश की पुलिस कैसे निपटती है, इन आतंकवादियों से निपटना हमारे देश की पुलिस को आता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमें आता है, हर चीज को लेके आएंगे। 3 तलाक पर मुसलमानों को लेकर सड़कों पर आएंगे। गोरखपुर के अंदर ट्रेनें जला दी है लोग। अभी दिल्ली के अंदर देश में आग लगाने के अलावा इन लोगों ने किया क्या आज तक? वो किसी का पॉजिटिव तो कर नहीं सकते, बस देश में आग लगाओ। सम्मान न करे वो भगवा झंडे पे बात कर रहा है। जो तिरंगा का अपमान करता हो वो भगवा झंडे की बात करता है। कौन तिरंगा का अपमान करता है? तिरंगा में भी तिरंगा का अपमान कौन करता है? किसने अपमान किया? कौन तिरंगा का अपमान कर रहा है? फजील अहमद के अलावा कोई नहीं करता है। भारत के कानून को नहीं मानता, जो भारत के संविधान। जब आप ये कहते हैं कि राष्ट्रपति खुदा थोड़ी ना है, ये है तिरंगे का अपमान। राष्ट्रपति को नहीं मानता, इस कानून के हिसाब से राष्ट्रपति इस देश की खुदा है। भारतीय कानून के हिसाब से राष्ट्रपति इस देश की खुदा है। जो ना मानता हो इस देश को छोड़ दे। तो आपके चैनल के माध्यम से फायदा जान ले, पहले तो जो संविधान में बराबर का हक है कि हर आदमी अपनी बात कर सकता है, उसको मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, जो महिलाओं के हक मारे जाते थे, गरीब पसमानदाओं के हक मारे जाते थे, और जो भूमाफिया केवल कब्जा किए थे, उन गरीब मुसलमानों को उससे फायदा होगा। ठीक है फाजिल जी, इसको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, इसका जवाब ले लेते हैं। फाजिल जी बोलिए। जो कहा जाता है कि भाई सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, तो वो भी जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है एसएन सर जवाब ले लेते हैं। फाजिल अहमद जवाब, फाजिल अहमद जवाब। चार अच्छे फायदे आपको बताए। अपने 500 बीघा के मालिक बने बैठे हैं, दलितों के पास
पास घर बनाने को जमीन नहीं है, किराया तो नहीं, दलित आदिवासियों के पास एक घर बनाने को जमीन नहीं है, और ये 500 बीघा लेके जमीन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान और ये बात करते हैं अगर दलित मुसलमान की बात करते हैं। अरे दलित भी इस देश का नागरिक है, उसको भी जमीन दे दो, उसको भी सम्मान दे दो। को देने के अंजाम अभी दलितों ने और भारत एक मंत्री पद से भगवत ठीक है, अभी फटाफट से यूके भारत को अपने बाबा साहब के संविधान के साथ अपनाया, भारत को आपने ठीक है। सर देवराज जी से रिएक्शन ले लेते हैं। देवराज जी, पश्चिम बंगाल में कानून लागू नहीं है, भारत में बाबा साहब का संविधान लागू है, और संविधान के साथ आपको एसएन सर, देवराज जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देवराज जी, पश्चिम बंगाल में जो हालात है वो देश में सबसे अलग है। बाकी जगह प्रदर्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। आगे किस तरीके से देखते हैं? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे ही पीठ थपथपाती रहेगी, संतुष्ट रहेगी, या एक्शन दिखाई देगा उपद्रवियों के ऊपर? कोई ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल के लोग, बंगाली कृष्टि कल्चर पूरे विश्व में सम्मान के साथ रहते हैं। जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसको झुठला रहे हैं, जो बाइटें सामने आ रही है उसको झुठला रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे देवनाथ जी? जब भी शुरू होता है आप क्या मेरे साथ क्या दुश्मनी है आपको? बंगाल के लोगों ने मुगलों को दो दिन ठीक है, सभी खास